हेलो एवरीवन, सीएपीएफ को टारगेट करते हुए हम 10 क्वेश्चंस डेली लाते हैं। आज है 21 मार्च 2021 और हमारा एग्ज़ाम है 8 अगस्त 2021 को। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। ठीक है, इट इज़ द रिपोर्ट ऑन एयर क्वालिटी रिलीज बाई स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। ठीक है, गाज़ियाबाद इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ये पिछली बार था, अभी नहीं। ऑफ द 106 मॉनिटर कंट्रीज ओनली 24 मेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एनुअल गाइडलाइंस फॉर PM 2.5। ठीक है, तो इसमें दूसरा गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है, तो हो जाएगा B। द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट ऑन द एयर क्वालिटी रिलीज बाई स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। द ग्लोबल सिटी रैंकिंग रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द PM 2.5। तो रैंकिंग की गई है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के डेटा से। 106 कंट्री। गाज़ियाबाद इज द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर जिनजियांग इन चाइना। तो चाइना की जिनजियांग सिटी सबसे पॉल्यूटेड निकली है इस बार। गाज़ियाबाद पिछली बार आई थी। दिल्ली इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। तो सभी के कैपिटल्स में दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी अब बताई गई है। 22 ऑफ द वर्ल्ड 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इंक्लूडिंग दिल्ली आर इन इंडिया। तो टॉप 30 में 22 सिटी हमारी आ चुकी हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में। तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हम ग्रहण करते हैं। Which one of the following perspective of industrial relation is based on the assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic जैसे कि wages and benefit as well as the political control या power। तो ये किस तरह का पर्सपेक्टिव है? तो ये है प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है? दिस अप्रोच परसीव ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोएलिशन ऑफ कंपीटिंग इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड डिफरेंट ग्रुप्स, ट्रेड यूनियन एज लेजिटिमेट representative of employees' interest and stability in industrial relation as the product of concession and compromises between management and workers. Okay, which one of the following comes under the state list under the seventh schedule of the Constitution of India? तो 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में इनमें से कौन सा आएगा? रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल। तो यही स्टेट लिस्ट के अंदर है। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, ये यूनियन लिस्ट में है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो कोई ये बताए कि ये वाला ऑप्शन C किस लिस्ट में है? ठीक है, D सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, ये कंकरेंट लिस्ट में है। तो आंसर हो जाएगा A। रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ये स्टेट लिस्ट में है। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ये यूनियन लिस्ट में है। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, जो ऑप्शन C था वो कोई देखकर बताए कि वो किस लिस्ट में है। नेक्स्ट, चूज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है। राजमहल हिल्स झारखंड, यस सही है। गाविलगढ़ हिल्स कर्नाटका, नहीं, गाविलगढ़ हिल्स महाराष्ट्र में है। कार्डमम हिल्स केरला, यस कार्डमम हिल्स इंडिया की सबसे सदर्न मोस्ट हिल्स में से ये है। केरला और तमिलनाडु में ये एक्सटेंड करती हैं। तिकरपारा हिल्स उड़ीसा में है, ये भी ठीक है। गाविलगढ़ हिल्स was a well-fortified mountain stronghold of Maratha Empire north of the Deccan Plateau in the vicinity of मेलघाट टाइगर रिजर्व, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो ये मेलघाट टाइगर रिजर्व के
आसपास ही हैं। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व भी हमें याद रखना है, ये महाराष्ट्र में है। इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें मैंने सभी माउंटेन एंड हिल्स इंडिया के कवर कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाविलगढ़ हिल्स, ठीक है, महाराष्ट्र के, और यहाँ पर सबसे नीचे कार्डमम हिल्स भी देख सकते हैं। ओके, राजमहल हिल्स झारखंड, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, द बुद्धिस्ट संघा वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स। CAPF 2013 का क्वेश्चन है। बुद्धिस्ट संघा वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु बिकेम टीचर्स ऑफ धम्म, नहीं, दैट हेल्प द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, यस, टू हेल्प द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, नहीं, ये सब क्या है। C ऑप्शन इज एब्सर्ड। D, टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, इसलिए संघा नहीं होता था। ये 6th क्लास NCERT का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का। तो NCERT की हमारी सीरीज चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके हर एक चैप्टर के मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो भी उसकी प्लेलिस्ट क्लिक कर सकते हैं ऊपर राइट क्लिक करके, ठीक है। Those who followed the Buddha came to be called as Sangha, the community of monks, bhikkhus and nuns, bhikkhunis. For some, the Sangha is the whole community of the Buddha follower. तो जितने भी बुद्धा के फॉलोवर्स होते थे उनसे मिलकर एक संघा बनाया जाता था। The Sangha also fulfills the function of preserving the Buddha's original teaching and of providing spiritual and educational support फॉर द बुद्धिस्ट ले कम्युनिटी। तो नए लोगों को ये बुद्धिस्ट टीचिंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, A completes a work in 10 days while B and C complete it in 12 and 15 days respectively. In how many days A, B, C together complete the work? तो एक A पर्सन 10 दिन में काम पूरा करता है, B 12 में और C 15 में। तो साथ में ये कितने दिन में पूरा करेंगे निकाल लेते हैं। अब देखिए, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, हम ये पूरे काम को एक यूनिट में कैसे करता हूँ, इस क्वेश्चन को, इस पूरे काम को एक यूनिट में लेते हैं। तो इसके लिए हमें 10, 12, 15 का LCM पता होना चाहिए, जो कि है 60। तो हमारे पास 60 यूनिट काम है। तो 60 यूनिट काम है, तो पर्सन A ये काम को 10 दिन में करता है। तो पर्सन एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेता है, 6 यूनिट, ठीक है। इसी तरह से पर्सन B 5 यूनिट करता है एक दिन में, और पर्सन C 4 यूनिट करता है एक दिन में, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया A और B और C डेली कितने यूनिट काम करते हैं। तो एक दिन अगर ये सभी काम करें एक साथ तो ये कितना काम कर लेंगे, 6, 5 और 4, 15 यूनिट एक दिन में काम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें 60 यूनिट काम पूरा करवाना है, तो ये 4 दिन में 60 यूनिट काम अपना पूरा कर देंगे। मैं इस तरह से ऑप्शन से या इस तरह से रिवर्स करके इसलिए करता हूँ ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, कुछ भी हो जाए, चाहे 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होता इस तरह से। ओके, 3 bells ring after 1 hour, 1 hour 30 minutes and 1 hour 45 minutes respectively. All the bells rang at 1 AM together. The bells will again ring together. तो 1 बजे ये सभी बेल्स बजी, तो अगली बार कब बजेंगी ये बताना है। तो इस तरह का सवाल आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि LCM निकालना है। फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज वी कैन कन्वर्ट दीज आवर्स इनटू मिनट्स।
तो हम इनको मिनट्स में बदल लेते हैं। 1 आवर को 60, 130 को 90 और 145 को 105 मिनट्स। ठीक है, तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपको आना चाहिए, एलसीएम आ जाएगा 1260। ओके, अब हम 1260 को वापस मिनट्स में बदल लेते हैं और फिर देख लेते हैं कितने घंटे बनते हैं। तो उतने घंटे बाद ये 3 बेल्स एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21। तो 21 आवर्स लेटर ये तीनों बेल्स एक साथ बजेंगी। तो हमें पता है 1 AM पर ये बजी थी, तो 21 आवर बाद कितना टाइम होगा? 21 आवर बाद 22 PM होगा, और 22 PM क्या होता है? 10 PM। ओके, तो इस तरह से हमें निकालना चाहिए। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ओजोन? ओजोन के बारे में गलत बताना है। ए, ओजोन इज ए गैस मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। सही है, O3। इट डज नॉट अकर नेचुरली, ये नेचुरली भी अकर होती है, हमें पता है, तो ये गलत हो जाएगा। सी, ओजोन प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द अर्थ UV रेडिएशन। सही है। इट इज़ ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। हाँ, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से रिएक्ट होकर ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। ओजोन इज ए गैस मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, O3। इट अकर्स नेचुरली इन स्मॉल अमाउंट्स इन द अपर एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ये स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करती है। ओजोन प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम अर्थ फ्रॉम द सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बिकॉज इट इज प्रोड्यूस व्हेन 2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट इन सनलाइट एंड स्टैग्नेंट एयर। तो एयर के साथ रिएक्ट करके सनलाइट इस तरह से ये गैस बनती है। दी 2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NOx एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs। विच इज करेक्ट? सही बताना है। ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस से पास होना चाहिए। मनी बिल में ओनली बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, राज्यसभा में नहीं होता है, लोकसभा में होता है। मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्या कोई ये बता सकता है कि ऐसा प्रोविज़न क्यों किया हुआ है? ठीक है, ऐसा कोई बताए। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन मनी बिल्स। मनी बिल्स को डिफाइन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है आर्टिकल 110 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि मनी बिल्स क्या होते हैं। ठीक है, बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉमिनेटेड मेंबर आर नॉन एज प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल नॉमिनेटेड मेंबर के द्वारा लाए हुए बिल्स नहीं होते हैं। प्राइवेट मेंबर जो बिल्स लाते हैं उन्हें प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर्स नहीं हैं वो सभी प्राइवेट होंगे, चाहे वो नॉमिनेटेड हों चाहे ना हो। तो केवल ए यहाँ सही होगा। ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट ए मिनिस्टर इज रेफर्ड टू एज प्राइवेट मेंबर। तो सभी जो मिनिस्टर नहीं है प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे और उनके द्वारा लाया हुआ बिल प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा। अभी तक केवल 14 ऐसे बिल हैं जो पास हो चुके हैं प्राइवेट मेंबर बिल्स। बहुत ही कम चांसेज होते हैं इनके पास होने के। ठीक है, इट्स ड्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी मेंबर जो भी कंसर्न मेंबर है जिसने लाया है उसी पे होती है, तो वो अपना ड्राफ्ट खुद ही करते हैं। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस इज रिक्वायर 1 मंथ नोटिस। 1 मंथ का नोटिस चाहिए होता है। द गवर्नमेंट बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ऑन एनी डे। प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ओनली ऑन फ्राइडेज। तो गवर्नमेंट बिल्स किसी भी दिन आ सकते हैं और डिस्कस किए जाते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल्स केवल फ्राइडे को डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज स्लाइस्ड एप्पल टू टर्न ब्राउन? तो एक स्लाइस ओपन एप्पल ब्राउन क्यों हो जाता है जब हम उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं? कैरमलाइजेशन के कारण स्टेलिंग हो जाती है। स्टेलिंग तो मतलब होता है कि वो बासी हो गया, तो वो ब्राउन तो
10 मिनट में ही हो जाता है, तो 10 मिनट में बासी तो नहीं हो गया है। सी एंजाइम एक्टिविटी होती है, या फिर प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाता है। अब डिग्रेडेशन का मतलब भी होता है ख़राब हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो प्रोटीन इतनी जल्दी ख़त्म हो गया क्या? तो ये भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा एंजाइम एक्टिविटी। When apple is cut, oxygen is introduced into the injured plant tissue। ठीक है, ऑक्सीजन इंजेक्ट होती है। When oxygen is present in cells, polyphenol oxidase enzymes in the chloroplast rapidly oxidize phenolic compounds naturally present in the apple tissue to O-quinones, colorless precursor to brown colored secondary products। ओके, कुछ भी नहीं समझ में आया तो एंजाइम के रिएक्शन होते हैं, इसलिए ये ब्राउन हो जाता है। तो एंजाइम एक्शन हम याद रख सकते हैं। कैरेमलाइजेशन भी समझ लेते हैं। कैरेमलाइजेशन भी एक तरह का ब्राउनिंग रिएक्शन होती है, बट ये नॉन एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। इसमें एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है शुगर का। ए प्रोसेस यूज एक्सटेंसिवली इन कुकिंग फॉर द रिजल्टिंग नटी फ्लेवर एंड ब्राउन कलर। कैरेमलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस फ्रूटफुल लग रहे हैं, बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब कर। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।